हमारे पास ना पार्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको रे ऑप्टिक्स बोलते हो तुम। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन का। अगस्त के अभी पहुंचे नहीं। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अच्छा, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो हम सभी को पता है, वो चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने 10th में पढ़ ली। जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और फिर दूसरा लॉ तुमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सब हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में ना हमारे पास डिवाइसेस होते थे, मिरर्स पढ़ा था हमने। रिफ्लेक्शन में हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा था मिरर्स, और दूसरा क्या पढ़ा था? लेंस। रिफ्लेक्शन में मिरर्स पढ़ा था। मिरर्स में दो तरीके के मिरर्स थे। एक था मेरे पास प्लेन मिरर, और दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। कौन से मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स। ये सब कुछ स्फेरिकल मिरर्स में दो तरीके के हमारे पास मिरर थे। एक था कनकेव मिरर और एक था कन्वेक्स मिरर। मैं यहाँ पे रूल्स नहीं बताऊँगा रे डायग्राम्स के, वो पता है तुमको कैसे बनाने हैं, कनकेव मिरर के, कन्वेक्स मिरर के, प्लेन मिरर के। समझ आया? देखो, एक पार्ट तो होता है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जो लाइट और लाइट के बिहेवियर को स्टडी करती है। ऑप्टिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द फिजिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास एक हो गया रिफ्लेक्शन और एक हो गया रिफ्रैक्शन। ऑब्वियसली मैंने कमिंग तो बोल लेंगे। एक हो गया रिफ्लेक्शन और एक हो गया रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमारे पास मिरर्स होते हैं। क्या होते हैं? मिरर्स। रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं? मिरर्स होते हैं। मिरर्स में दो तरीके के मिरर्स हो गए। एक हो गया प्लेन मिरर और एक हो गया स्फेरिकल मिरर। एक काम करो, एक नूर आप भी आगे आ जाओ सीजन के साथ। तुम दोनों उठो, वहाँ से आगे हुए हो। उठो, जल्दी आगे आओ, जल्दी जल्दी करो ताकि मैं आगे चलूँ। नहीं नहीं, आगे आगे आ जाओ। नहीं, उन्होंने आना है ना उस सीट पे। वो कैसे बैठेगी उसके साथ? चलो आ जाओ। अच्छा, आदर्श आप उठो, वहाँ से चलो उसके पास, आर्यन के पास। आप उठो, आ गए हो। ठीक है, प्लेन मिरर और कौन से मिरर हो गए? स्फेरिकल मिरर। शुभम आप भी उठो आगे, शिवम के साथ आओ। बिल्कुल लास्ट लास्ट पे नहीं बैठना। अब देखो, प्लेन मिरर बेसिकली ना हमने इमेजेस बनानी है। कैसे बनानी है देखो, प्लेन मिरर के केस में बस चुप चुप। प्लेन मिरर। अच्छा, ये तो सबको पता है कि जो हमारे घरों में जो जनरली मिरर लगा होता है वो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना इमेज डिस्टेंस होता है, साइज भी सेम होता है। और ये भी हमें पता है कि लेफ़्ट राइट रिवर्सल होती है। लेफ़्ट राइट रिवर्सल का मतलब तुम प्लेन मिरर के आगे लेफ़्ट हैंड उठाते हो, तो जो प्लेन मिरर है वो राइट हैंड, लेफ़्ट राइट रिवर्सल, ये सब कुछ पता है। देखो, ये ऐसे बनाओ प्लेन मिरर। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता ही है, वो भी हमने पढ़ लिया। पहला लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड दी रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन दी। दूसरा लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, हमने रे डायग्राम यहाँ पे इसमें कैसे बनानी है। मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे। अच्छा, ये ना, ये हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये टेल ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जैसे वेक्टर होता था। फिर तुम क्या करोगे? ये डिस्टेंस तुम मेजर करोगे स्केल से। मान लो जो भी आता है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करोगे? ये बैकवर्ड इस डायरेक्शन में जाओगे, इसकी आप यहाँ पे नॉर्मली इमेज बना दोगे। क्या बना दोगे? इमेज।
सेम साइज़ की इमेज बनती है प्लेन मिरर के केस में। जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्वियसली शीशे के आगे ही होगा, यहाँ पे खड़ा होगा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आइज़ में हेड और टेल से रेज आ रही है, तभी तो उसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट नज़र में आ रहा है। तो अगर हेड और टेल से जा रही है तो ये हो गया ऐसे, ये मैंने टेल से लिया। और यहाँ से दूसरी मैं कहाँ से ले जाऊँ, इस पे कहाँ से ले जाऊँ, पता लग गया। कभी भी कंप्लीट इमेज तब बनेगी आँख में अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट का हेड और टेल इमेज बना रहा है किसके ऊपर, आई के ऊपर। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सी इमेज बनाता है? ये टर्म्स 10th क्लास में तुम पढ़ के आए थे। LOST के करेक्टरिस्टिक्स होते थे, मैं एक बार ही रिवाइज करवा देता हूँ। L से क्या होता था? लोकेशन ऑफ इमेज। क्या होता था? लोकेशन। O से क्या होता था? ओरिएंटेशन। S से क्या होता है? साइज। T से क्या होता है? टाइप। लोकेशन, ओरिएंटेशन, साइज और टाइप। लोकेशन मतलब इमेज जो है वो बनी कहाँ पे है, वो शीशे के आगे बनी है, शीशे के पीछे बनी है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है अपराइट या फिर इन्वर्टेड, वो सीधी बनी है या फिर उल्टी बनी है। अच्छा, साइज़ का मतलब होता है रिड्यूस्ड या इनलार्ज, मतलब वो छोटी बनी है या बड़ी बनी है। अच्छा, टाइप, टाइप हमारे पास क्या होती है, रियल या फिर वर्चुअल। सब 10th में स्टडी करके आए हुए हैं कंप्लीट लाइट में, ठीक है। तो अब ये, अच्छा ये जो हमारे पास रेज है ना, तुमने क्या करना है, जो हेड वाली जा रही होती है ना, हेड को हेड से ज्वाइन कर देना है ऐसे। और ऐसी जो टेल वाली जा रही होती है, टेल को टेल से ज्वाइन कर देना है ऐसे। और ये इमेजेस बन गई ऐसे और ऐसे। और ये भी बन गई ऐसे और ये। शीशे के पीछे जो सारी की सारी रेज होंगी उसको मैंने डॉटेड लिया। समझ आया इमेज कैसे बनाई? बनाओ, शाबाश, आराम से, ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। ऑब्जेक्ट, इमेज। और ये मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक हो गया। बना ली इमेज। ये ऑब्जर्वर की आई है, यहाँ पे लिख दो तुम ऑब्जर्वर। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है और जो इमेज का साइज़ है वो सेम होना चाहिए। अच्छा खुशी, ये बताओ कि मैंने जो ये वाली रेज है ये डॉटेड क्यों बनाई है? क्योंकि ये मिरर के पीछे हैं। तो मिरर के पीछे तो वर्चुअल होता है, तो ये जो तुम्हारी जो रेज है ये वर्चुअल रेज है, इसलिए मैंने ये रियल वाली इसको डार्क बना दिया। अब तुमने इमेज बनानी है, देखो ये फिर हमने प्लेन मिरर बनाया और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना। और यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर की आई है, ये ऑब्जर्वर की आई है। बनाओ इमेज अपने आप, जैसे मैंने पहले बनाई थी वहाँ पे, यहाँ पे भी इमेज बनानी है अपने आप। बनाओ। ऑप्टिक्स में अगर कोई काम नहीं ना कर रहा होगा तो मेरे को क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिक्स में बड़ा 16 नंबर का ऑप्टिक्स आना है। जिसको ऑप्टिक्स नहीं आता वो पास हो ही नहीं सकता बोर्ड में। करो, ये वाला बनाओ। ये बना लिया जैसे पीछे वाला बनाया था हमने, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। रेज को ना मीट भी करवाओ, ये ठीक है। जो आपकी इमेज बनेगी ना वो मिरर के पीछे बनेगी, मिरर के फ्रंट में नहीं बन जाएगी। हाँ तो कोशिश तो करो, दिखाओ। एक तो हंसा मत करो, काटा मत करो ना बेटे, गलते हो तो ठीक करेंगे तो क्या हो गया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सी लाइन है इमेज की, कौन सी होगी। देखो पहले तो ये बताओ इसकी इमेज कैसे बनेगी। अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है मिरर के आगे तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज बनाता हूँ, तो
ये बन गई इमेज ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, हेड से लाइन लेके जानी है, ये हेड से लेके गया मैं। फिर क्या करना है, मुझे टेल से भी लाइन लेके जानी है। अच्छा, टेल वाले को टेल से कनेक्ट करना है ऐसे, और हेड वाले को हेड से कनेक्ट करना है। हाँ जी, पूरी लाइन हमें डॉटेड बनानी है। हाँ। उसके बाद फिर ये वाली हम डार्क कर देंगे, ये वाली भी क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, क्योंकि ये मिरर के आगे है। तो ये ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, और ये बन जाएगी इमेज। क्लियर है प्लेन मिरर के केस में? कर लिया सभी ने? लेट अस सपोज, नेक्स्ट केस, लेट अस सपोज किसी ह्यूमन बीइंग की इमेज बनाते हैं, और ह्यूमन बीइंग जिसकी जो हाइट है वो h है। ये ऐसे बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया, ये उसका फिट, और ये ऐसे। इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, h है। लेट अस सपोज ये आई हो गई। अब इसकी जो इमेज होएगी, पहले तो मैं इमेज पूरी बना लेता हूँ, ये नॉर्मल ऐसे यहाँ पे सेम इमेज। अच्छा, अब इसकी जो आई तक तुम्हारे पास इमेज आनी चाहिए, फुट से भी और हेड से भी। तो पहले मैं हेड से लेके जाता हूँ, ये हो गया हेड से, डॉटेड रखनी है हमने, डॉटेड, और ये भी डॉटेड, ठीक है। फिर मेरे को लेके जानी है इसकी, इसके फुट से, ये ऐसे कर दिया फुट। अच्छा, अब मैं मैच करूँगा हेड को हेड के साथ, ये हेड को मैंने हेड के साथ करवा दिया। फिर उसके बाद टेल को टेल के साथ, बन गई इमेज। स्टेप्स तो वही हैं, देखो स्टेप्स क्या हैं, अल्टीमेटली जो इमेज है वो कहाँ पे बननी है, आइज़ पे बननी है। बना दी इमेज। अच्छा, अब टोटल हाइट h है, लेकिन इसने मिरर कितना यूज़ किया, हाफ मिरर। तो ये पॉइंट लिखो, अगर सपोज तुमने किसी भी h हाइट का ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो सिर्फ हाफ मिरर ही यूज़ होता है। लिखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h, if an object of height h is placed in front of the mirror, only, is placed in front of the mirror, comma, only half of the mirror, only half of the mirror will be used, only half of the mirror will be used to form its complete image, to form its complete image। समझ आया आशीष राणा? हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो, डिस्टर्ब मत। समझ नहीं आया? देखो, तुम्हारे पास ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनानी है मैंने। पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट की इमेज बना ली, फिर जो फाइनल इमेज बननी है वो आइज़ पे बननी है। मैंने रेज को मीट करवाया, और फिर हेड से लेके गया और टेल से लेके गया, बस। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला, नेक्स्ट पॉइंट। मान लो आपके पास ना कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में क्या है कि लेट अस सपोज मेरे पास एक ये मिरर है और एक ऐसे मिरर है। इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी ना वो होगी 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा कितना आ गया, 360 बाई 90। 360 बाई 90 कितना हो गया, 4।
अगर n की वैल्यू 4 आती है ना बेटे तो उसको -1 कर देना है। क्या कर देना है? -1, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे कितनी होगी? 3। कितनी होगी? अगर इवन आती है तो -1 करना है, अगर ऑड आती है तो एज इट इज करना है। लिख लो, लिखो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इमेजेस, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इमेजेस when the mirrors are combined, when the mirrors are combined, n is equal to 360 upon theta. Calculation of images when the mirrors are combined, when the mirrors are combined, n is equal to 360 upon theta. हाँ, n3 कैसे आया? क्योंकि ये जो 4 है ना ये इवन वैल्यू है। जब भी तुम्हारे पास इवन वैल्यू आती है तो -1 कर देते हो। मान लो तुम्हारी वैल्यू 6 आती है, 6 - 1 5 कर दोगे, तो 4 - 1 3 कर दिया। अब 3 इमेजेस में बना के दिखाता हूँ तुमको। मान लो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की ये मिरर इमेज बनाएगा, यहाँ पे बन गई इमेज। अच्छा, ये वाला मिरर इमेज बनाएगा यहाँ पे, ये भी बन गई इमेज। फिर ये जो तीसरा जंक्शन है ये भी इमेज बनाएगा, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो 3 इमेजेस बन गई। होता क्या देखो, ये वाला मिरर है, इसने इमेज बना दी बेटे यहाँ पे, उस वाले मिरर ने भी इमेज बना दी वहाँ पे। लेकिन ये जो तीसरा जंक्शन है ना ये भी तीसरे मिरर की तरह एक्ट करेगा, तो ये भी इमेज बनाएगा कहाँ पे? तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन गई? 3। ठीक है, तुमने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? n = 360 बॉन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू ऑड है तो as it is प्राची, थीटा की वैल्यू ऑड है तो एज इट इज। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू इवन है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब मुझे ध्यान, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 मिनट के कॉम्बिनेशन के लिए। अभी मैं वही से पे ही आ रहा हूँ। देखो, हाँ, 2 मिरर्स की कॉम्बिनेशन के लिए। अगर मान लो 2 मिरर्स ऐसे पड़े हुए हैं, ये एक मिरर ये है और दूसरा मिरर, मतलब ये आपस में पैरेलल है। अब अगर ये आपस में पैरेलल है, एक इमेज बनेगी। सर थैंक यू वेरी मच। बोलो, मिरर्स आपस में पैरेलल है। अगर मिरर्स आपस में पैरेलल हैं तो एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो पैरेलल चीज में बेटे एंगल कितना होगा? एंगल, तो अगर एंगल 0 होगा तो n का फॉर्मूला क्या होता है? 360/0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज, मतलब ये इनफाइनाइट इमेजेस बनाएगा। ये कहाँ पे होता है? बार्बर की शॉप्स में, सैलून्स में। आगे भी मिरर लगा होता है और पीछे भी मिरर लगा होता है, तो मल्टीपल इमेजेस वहाँ पे बन रही होती हैं। ठीक है, लिख लो पॉइंट। लिखो, व्हेन द मिरर्स आर प्लेस्ड, when the mirrors are placed parallel to each other, when the mirrors are placed parallel to each other, the angle is 0 degree. Theta is equal to 0 degree. Theta is equal to 0 degree. So the number of images will be infinity. ठीक हो गया बेटे? Number of images will be infinity. समझ आ गया कॉन्सेप्ट सभी को? बताओ, n का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 360/3। ये प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है? सिंपल वाली प्रॉपर्टीज ही मैंने लिखवाई। मतलब जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर के केस में ऐसे ही होता है। और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही क्या साइज होगा? इमेज का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम कर्व्ड मिरर्स की। लिखो कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कनकेव। इमेज का डायग्राम भी तुमने बनाया हुआ है, मैं एक बारी कंपाइल कर देता हूँ जो लॉज होते हैं इसके। कनकेव मिरर को इस तरीके से बनाया जाता है, बना लो। कनकेविटी होती है जिसके अंदर, 10th क्लास में भी तुमने पढ़ा। ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं?
ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? और ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो अब पहला रूल इसमें होता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास होती है? फोकस से। वेरी गुड। दूसरा रूल इसमें होता है कि जो रे तुम फोकस से पास करते हो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा रूल इसमें होता है कि जो रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हो वो अपने रास्ते को वापस आ जाती है। सब कुछ हमने किया हुआ, मैंने वैसे ही कंपाइल करवा दिया, 10th में किया हुआ तुमने। ठीक है, रूल्स। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास होती है? फोकस से। और जो फोकस से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के, बोलो बेटे, पैरेलल हो जाती है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो अपने पाथ को रीड। ये सब कुछ हम पढ़ के आए थे 10th में। 10th में तुमने एक रिलेशनशिप भी किया था, F इज इक्वल टू R अपॉन 2। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, F इज इक्वल टू R अपॉन 2। वहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे प्रूव करेंगे। वहाँ पे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ जी मैंने, हाँ जी सर ने दिया है, हाँ जी वहीं रहने के लिए। हाँ जी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे प्रूव करेंगे। पर पहले प्रूव करेंगे हम F इज इक्वल टू R/2। देखो कैसे प्रूव करना है कनकेव के लिए। लिखो F इज इक्वल टू R/2। ये प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं कैसे करना है। कनकेव मिरर बनाओ पहले। ये पूरा कनकेव मिरर बन गया। ये हो गया ऐसे कनकेव मिरर, और यहाँ पे एक्सिस हो गई कौन सी? इसको बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये है फोकस, और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो पहले समझ लो, फिर तुम अपने आप नोट करना। इसमें थोड़ा मैथ्स है ज़्यादा। अब मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ पे बनती है? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी हो तो इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे पड़ा है तो इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है तो रेज जो हैं वो पैरेलल आएंगी। क्या आएंगी? पैरेलल। रेज पैरेलल आती हैं। ये रे पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास होगी बताओ? फोकस। ये हो गई फोकस से पास। क्लियर? ठीक है, दूसरी रे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई मैंने। ये ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे पास करवाई। ये अपना रास्ता क्या करेगी? क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से। ये वाला जो एंगल है इसको मैंने बोला एंगल आई, और इसको मैंने बोला एंगल आर। एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है रिफ्लेक्शन में। एंगल आई एंगल आर के। और फिर उसके बाद ये वाला एंगल देखो ध्यान से। ये जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये भी इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। मतलब आई, अगर ये आई है तो ये भी कितना हो गया बेटे? आई हो गया। लेकिन तुमने आई को किसके इक्वल बोला? आर के इक्वल बोला। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो गया? समझ आया पार्थ? इधर ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये। देखो एंगल आई, ये पता लग गया तुमको एंगल है, और वो मेरे पास क्या एंगल। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई की वैल्यू किसके इक्वल? एंगल आर के इक्वल। फिर मुझे मैथ में मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर z बनता है तो क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये वाला एंगल आया तो ये भी क्या हो गया? एंगल आया एंगल आर के इक्वल था, मतलब ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। इस एंगल की ऑपोजिट कौन सी साइड है? ये, इसको F बोल देता हूँ। कौन सी साइड है? FP।
इस एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है? CP CP समझ आया? ठीक है, नहीं पता लगा? खड़े हो एक बार, सच्ची कोई बात नहीं, कहाँ से नहीं समझ आया ये बताओ ना मेरे को। पहले बताओ, ये इक्वल समझ आ गया? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट की साइड पे क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली। इस पॉइंट को मैंने मान लिया था क्या? ये इसको एफ मान लो, बैठ जाओ, बैठो। मैं ये इसको ओ बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? ओ। पी पता है क्यों नहीं बोला? क्योंकि ना पोल ये है, ये पोल है, ठीक है। तो मुझे बताओ, इसके ऑपोजिट साइड क्या हो गई? ओ एफ हो गई। क्या हो गई? और इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी? सी एफ हो गई। क्या हो गई? सी एफ। तो ओ एफ इज इक्वल टू वॉट? क्या हो गया? सी एफ। ठीक है, ओ एफ ये है। अपर्चर्स बड़े छोटे हैं, अगर अपर्चर्स छोटे हैं तो ओ एफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ओ एफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी। ओ एफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। ये देखो ना, ये दोनों इक्वल हो गए ना, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। सी एफ इज इक्वल टू एफ पी मतलब एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? किसका मिड पॉइंट है? सीपी का। किसका मिड पॉइंट है? सीपी का। अच्छा, सीपी क्या होता है? सीपी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि एफ की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। हो गया प्रूफ? हो गया प्रूफ? क्लियरली इसको मेंशन करके सारी कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ नोट करो। किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछो, दोबारा कर देते हैं। हाँ बेटी, ये मिड पॉइंट है ना? अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर पूरा आ रहा है तो ये वाला डिस्टेंस आर बाई 2 हो गया, ये वाला डिस्टेंस आर बाई 2 हो गया, कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, ओ एफ सी एफ के इक्वल इसलिए है क्योंकि ना अपर्चर्स बड़े छोटे हैं। ये वाला जो अपर्चर है ना, ये बहुत छोटा है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पे छोटे अपर्चर्स की बात ही कर रहे हैं। छोटे कर लिया नोट? समझ आ गया? हाँ, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। रूल्स पता लग गए? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास होती है बेटे? किससे पास होती है? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास होती है? फोकस से। जो फोकस से पास हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लिखो इसको, लिखो फर्स्ट, लिखो इफ द रे इज पैरेलल टू, if the ray is parallel to principal axis, if the ray is parallel to principal axis, then after reflection, it will pass from the focus. It will pass from the focus. It will pass from the focus. Second point. Second point. The ray passing from focus. The ray passing from focus after reflection. The ray passing from focus after reflection will become parallel to principal axis. Will become parallel to principal axis. ठीक है अगस्त्य? Will become parallel to principal axis. लग गया पता? कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर के लिए हमने क्या प्रूव किया? फिजिकल टू आर बाय 2। अच्छा, इसके साइन कन्वेंशन भी 10th में तुमने पढ़े थे डिटेल में। वो साइन कन्वेंशन क्या था? पोल की लेफ्ट साइड पे सब कुछ क्या होगा? पोल की लेफ्ट साइड पे सब कुछ नेगेटिव, पोल की राइट साइड पे सब कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सब कुछ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सब कुछ। फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं?
एफ के साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू के साथ, इमेज डिस्टेंस को V के साथ। बी के साथ। बात समझ में आ रही है? ये सब कुछ हमने 10th में भी तुमने पढ़ा हुआ है, ये पता लग गया। ये तो कनकेव के लिए प्रूव किया, अब कन्वेक्स के लिए भी सेम ही चीज़ प्रूव करनी है, पर पहले कन्वेक्स के मैं रूल्स कर लेता हूँ। लिखो कन्वेक्स मिरर, इसके रूल्स करते हैं पहले। क्या हुआ सीजन, क्या हुआ पता है बेटे? फोकस ना मतलब मत करो ब्रेक ऑप्टिक्स में। कन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, और ये कौन से एक्सिस है? इधर ध्यान दो तो पता लगे कि मुझे कोई देख रहा है। किसकी तबीयत खराब है? किसकी? विभा की? विभा ठीक हो? अच्छा चलो, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? और ये पॉइंट है फोकस का, और ये वाला पॉइंट क्या है? सेंट्रल कर्वेचर। अब देखो, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगी कि एक्सटेंडेड रे जो है वो फोकस से पास हो जाए। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगी दैट एक्सटेंडेड रे विल पास फ्रॉम दी फोकस। ठीक है? सेकेंड रूल इज जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो अपने रास्ते को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी, ऐसे वापस आ जाएगी अपने रास्ते को। इन दो रूल से काम हो जाता है। लिखो पहला रूल, लिखो द रे विच इज पैरेलल टू द रे which is parallel to principal axis, the ray which is parallel to principal axis after reflection, comma, the extended ray will pass from the focus. The extended ray will pass from the focus. Second point लिखो, the extended ray will pass from the focus. ठीक है? After reflection the extended ray will pass from the focus. ठीक है? फिर सेकेंड लिखो, the ray approaching towards center of curvature, the ray approaching towards center of curvature will retrace its path. The ray approaching towards center of curvature will retrace its path. ठीक है? Will retrace its path. अब ध्यान से सुनो, देखो उसके लिए हमने निकाला ना बेटे, कनकेव के लिए हमने कर दिया f = r/2 कर दिया। अब इसके लिए भी करना है f = r/2। तो इसके लिए कैसे करेंगे? पहले हम कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये कौन से एक्सिस है? ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या है? फोकस। यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपके पास f = r/2 आपने प्रूव किया था, वही सेम यहाँ पे भी प्रूव करना है हमने। यहाँ पे भी क्या करना है? एक नूर उठो, बाहर चलो, उठो बाहर चलो। या मैंने पूछा नहीं तो लिख रहा है, नहीं लिख रहा, मैंने कहा बाहर जाओ। क्या? चुप रहना है, चुप। मेरे पास ना तेरे साथ बहस करने का टाइम नहीं है। अब देखो इधर, देखो जो हमने f = r/2 प्रूव किया था ना कनकेव के लिए, वही हमने कन्वेक्स के लिए प्रूव करना है। कन्वेक्स क्या है? f = r/2, सेम प्रूव करना है। तो सेम अगर प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से कौन सी रेज आती हैं? पैरेलल। ये ऐसे पैरेलल रे बनाओ साथ साथ। ये पैरेलल रे आया तो इसको हमने रिफ्लेक्ट ऐसे करवाया और फिर ये किससे पास हो जाएगा? एक्सटेंडेड रे फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी जो रे है वो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजी है ऐसे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये अपना पाथ क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। अच्छा, फिर से ये वाला जो पॉइंट है ये O और ये जो पॉइंट है ये P। अब ध्यान से देखना, देखो ये वाला कौन सा एंगल है? इसको क्या बोलेंगे? एंगल I। और ये कौन सा एंगल है? एंगल I एंगल R के इक्वल है। अच्छा, अगर ये वाला एंगल I है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? I। अच्छा, अब अगर देखो ये वाला एंगल R है, देखो भी नोट नहीं करना, ये एंगल R है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये भी क्या होगा? R। लेकिन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं? इक्वल। मनी 1 मिनट खड़े हो ना ज़रा, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये खड़े हो जाओ। देखो ये वाला अगर एंगल I है तो ये एंगल भी क्या होगा? एंगल I। कौन से एंगल हैं ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये वाला एंगल R है तो ये भी क्या होगा? ये कौन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं? लेकिन एंगल I किसके इक्वल है? एंगल R के, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो OF किसके इक्वल हो गया? OF किसके इक्वल हो गया? FC के। लेकिन OF अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? OF अप्रॉक्सीमेटली FP के इक्वल है। तो इसका मतलब FC इज इक्वल टू FP। तो इसका मतलब F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CP। F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CP, मिड पॉइंट ऑफ CP। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या होगी? R/2। हो गया प्रूफ। दोनों के लिए F इज इक्वल टू R/2 प्रूफ कर दिया मैंने। हो गया? ठीक है। एक तो हमने कनकेव के लिए किया, दूसरा हमने क्या किया? कन्वेक्स के लिए। F इज इक्वल टू R/2। अब मुझे बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/। अब अगला स्टेप हमारा मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है। तो पहले हम कनकेव मिरर लेंगे और इमेज बनाएंगे। वो लेंस फॉर्मूला देखो, मिरर फॉर्मूला। तो पहले आप बनाओ कनकेव मिरर। ये कौन सी एक्सिस होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? F है। और यहाँ पे क्या है? देखो अब ना तुम्हें ना मेरे स्टेप्स देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स होते हैं ना वो सेम ही होते हैं और फिर उसके बाद हर पे प्रूव हो जाता है, तो वो तुमने समझनी है स्टेप्स। देखो, फोकल लेंथ से पोल तक का फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये हमें पता है। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी बेटे वो क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्योंकि वो पोल की लेफ्ट साइड पे। अच्छा, तो तुम ना ऑब्जेक्ट को रखो यहाँ पे। ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास होती है? फोकस से के पास होगी ऐसे। फिर उसके बाद जो रे फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गई? इमेज बन गई। यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? इमेज हो गया।
इमेज। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है? P का। मान लो ये है A, ये है B, और जो इमेज बन रही है उसको मैं बोल देता हूँ A', और ये क्या हो जाता है? B'। पहले तो पैरामीटर्स देखो सारे क्लियर हैं, रे डायग्राम क्लियर बनाओ। ठीक है आर्यन, A', B'। अब देखो तुमने ना इसमें ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं, तुमने एक लाइन ज्वाइन कर देनी है ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये ऐसे यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। फिर अब ये भी ज्वाइन करो पोल से, ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। बेटे बड़ा ध्यान से करना क्योंकि जब सारे हो जाएंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ तक बनाओ पहले। ये वाली ए से लेके पी तक, फिर यहाँ पे A' से लेके पी तक। हाँ जी, डॉटेड नहीं इसको ना, क्योंकि जो मिरर के आगे वाली रेज होती हैं वो तो बोल्ड ही होती हैं, वो रियल रेज हैं, तो नहीं बना सकते। दीपकरण कर लिया नोट तुमने? तो यार तुम ना थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज़, हंसना खेलना बाद में कर लेना, काम कर लो अभी। समझ आ जाएगा तो फिर दो ध्यान से कर लेना। समझ में आ गया? अब देखो अब क्या करना है मेरे को, बहुत सिंपल है। ट्राइंगल लेना है मेरे को, ट्राइंगल ABP, इसको सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल A', B', P के। ABP कहाँ पे? ये देखो ABP, इधर देखो सारे पहले। ये देखो ट्राइंगल ABP, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? A', B', P। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये भी क्या एंगल? 90 डिग्री। अच्छा ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ए। सिमिलैरिटी यूज हो गई तो दोनों सिमिलर हो गए। पहले तो समझ में आ गया सिमिलर कैसे प्रूव किया मैंने। ए सिमिलैरिटी लग गई, दोनों सिमिलर हो गए। अगर सिमिलैरिटी लग जाती है तो रेशियो इसकी साइड्स की इक्वल हो जाती है, याद है 10th में किया था वो भी। तो रेशियो साइड्स की इक्वल होगी तो क्या होगा? ए बी अपॉन बताओ, A', इज इक्वल टू BP अपॉन B', बन गया? बन गया दो ट्राइंगल सिमिलर। अब फिर मैंने ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A', B', C। इसके सिमिलर करूँगा। अगर मैं इसके सिमिलर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? AB अपॉन A', यहाँ पे B' था, इज इक्वल टू, पहले मैं ये देखता हूँ कि ये सिमिलर कैसे होंगे। कौन सा ट्राइंगल है बताओ? ट्राइंगल कौन सा है? ABC, A', B', C। ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये वाला एंगल 90 और ये भी एंगल क्या होगा? कौन सी सिमिलैरिटी लगी? ए सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी लगी? ए सिमिलैरिटी। तो AB अपॉन A', इज इक्वल टू BC है ना, यहाँ पे BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC। यार ये नहीं न्यूसेंस नहीं क्रिएट करनी। आशीष तेरे को प्रॉब्लम है तो बाहर चला जा। BC अपॉन B', BC अपॉन B', हम ये बंद हो गया ठीक, फैन भी ऑफ हो गया। BC अपॉन B', अब ये दो इक्वेशंस जो बनी हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को हमने यूज़ कर लिया। अपॉन BC ये रहा, BC अपॉन B', क्या हुआ? अच्छा इन दोनों इक्वेशन को जब यूज़ किया तो मुझे बताओ AB अपॉन A', किसके इक्वल है? AB अपॉन A', किसके इक्वल है बेटे? BP अपॉन B', पहले ऊपर वाला लिख रहा हूँ मैं, BP अपॉन B', और ऐसे ही यहाँ पे AB अपॉन
ए डैश बी डैश, ये किसके इक्वल है? बी सी अपॉन बी डैश सी। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप इक्वल कर देते हो तो ये हो जाएगा बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। बी पी ये रहा बी पी मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, तो इस कहाँ पे बी पी माइनस? बी पी अपॉन बी डैश पी, अभी तो माइनस किया ही नहीं कुछ। अच्छा बी पी की वैल्यू बताओ किसके इक्वल है? बी पी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? पोल की लेफ्ट साइड पे, तो नेगेटिव है तो ये मेरे पास माइनस यू आ गया, माइनस यू डिवाइडेड बाई बी डैश पी। बी डैश पी कहाँ पे? ये रहा बी डैश पी, ये भी क्या होगा? माइनस वी इज इक्वल टू बी सी है। एक हमने रूल पढ़ा था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी टेकन फ्रॉम पोल, है ना? तो अगर मान लो तुम्हारे पास बी सी है, ये रहा बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी पी माइनस सी पी। वेरी गुड। देखो तो यहाँ पे लिखा मैंने बी पी माइनस सी पी, और बी डैश सी को क्या लिखूँ? बी डैश सी को लिख सकता हूँ सी पी माइनस बी डैश पी। तो ये हो गया सी पी सी, ये देखो बी डैश पी है ना, ये रहा बी डैश सी है ना, बी डैश सी, तो हमने लिया सी पी माइनस बी डैश पी, ठीक तो है? तो सी पी माइनस बी डैश पी। यार एक मिनट तुम्हें बात, चलो कुछ देखो, एक मिनट ये देखो बी डैश सी है ना, बी डैश सी कहाँ पे? ये रहा ना बी डैश सी, इसको मैंने क्या लिखा? सी पी माइनस बी डैश पी, तो लिख ही सकते हैं उसको। तो अच्छा माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो गया? यू अपॉन वी इज इक्वल टू बी पी की वैल्यू कितनी है? बी पी को क्या लिख सकते हैं हम? बी पी यू है कि माइनस यू है? माइनस यू, तो ये लिखेंगे अब माइनस यू। और सी पी को क्या लिखेंगे? सी पी क्या? सी पी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? आर की माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस आर हो गया डिवाइडेड बाय सी पी तो तुमने क्या बोला? माइनस आर। और बी डैश पी क्या है? बी डैश पी इमेज डिस्टेंस है, प्लस वी क्या हो जाएगा? प्लस वी, यानी कि ये बन गया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, u अपॉन वी इज इक्वल टू आर माइनस यू अपॉन वी माइनस आर। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू क्या हो गया? v माइनस आर इज इक्वल टू v इंटू आर माइनस यू। अच्छा ये बन गया यू वी माइनस यू आर इज इक्वल टू वी आर माइनस वी यू वी। अच्छा यू वी इधर आ गया तो टू यू वी हो गया इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर है, आर कॉमन आ गया, वी प्लस यू आ गया, यानी कि ये इक्वेशन बनी मेरे पास। टू यू वी इज इक्वल टू टू यू वी किसके इक्वल है? आर इंटू वी प्लस यू। अच्छा अब इधर आ जाएगा टू बाई आर इज इक्वल टू वी अपॉन यू वी प्लस यू अपॉन यू वी। अच्छा v से v क्या हो गया? कैंसिल। u से u क्या हो गया? कैंसिल, यानी कि टू बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया? वन बाई यू प्लस वन बाई वी। ये टू बाई आर क्या होता है? किसके इक्वल? वन बाई एफ। तो ये प्रूव हो गया, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, मिरर फॉर्मूला। चलो कर लो नोट अप। जो बच्चों ने नहीं नोट किया उनको नोट करना है ना बेटा। मैं तो कर लिया।
सर कर तो लिया। आशीष आशीष बाहर जाना, आशीष जसवाल। कर दो नेक्स्ट स्लाइड। इग्नोर, अब तो क्या कर रहा है? अभी तो बात नहीं कर रहा, तो उधर क्या देख रहा है? मत पूछो, मेरे से पूछो। करो नोट। मनी क्या हुआ? पता क्या, ये ना जो गंदे बच्चे हैं ना, ये ऑप्टिक्स करने नहीं देंगे अच्छे बच्चों को भी। तो बेटर है कि वो घर पे ही बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने पास तो होना नहीं, मेरे को भी काम नहीं कराने देंगे। कर लिया नोट? नोट कर लिया? चलो भी आगे चलें। ये कनकेव मिरर के लिए था मिरर फॉर्मूला। हाँ, उसमें तकरीबन थोड़ा सा सेम होता है। पहले हम कनकेव के लिए ये रहा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ना कनकेव मिरर के लिए मेरे को दूसरे केस के लिए भी ये प्रूव करना है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। कन्वेक्स का अगला है। कनकेव में भी तो वर्चुअल बनती है जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। बनाओ। अब ये तुमने अपने आप करना है ट्राई। अच्छा, जो ट्राइंगल्स हैं वो सेम लेने हैं। कौन से ट्राइंगल्स? क्या नाम है उन ट्राइंगल्स का? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ऐसे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। अच्छा, ये हो गया मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आ गया फोकस, यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने रखा ऐसे, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो। यार चुप, पता है मेरी कंसंट्रेशन ब्रेक होती है। ए बी, तो ये यहाँ पे हमारे पास किससे हो जाएगा? फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम पोल से पास करवाएंगे, ये ऐसे हो गया। तो ये बन गया ए बी, ये इमेज बन गई इसकी। तो ये हो गया ए डैश बी डैश, और यहाँ पे क्या है? पी। अच्छा, अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी बनाना है ऐसे, तो ये इसको इसके साथ कंबाइन कर देना है, क्योंकि ये तो अपना पाथ क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। बस अब अपने आप करो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। पहले ट्राइंगल लो ए बी पी, सिमिलर करो किसके? ए डैश बी डैश पी। कैसे करना है सिमिलर? देखो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90। ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 90। और ये वाला जो एंगल ए बी पी है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी,
और कैसे होगा सिमिलर बताओ। एंगल एंगल आर के देखो एंगल आर के इक्वल होगा, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ए सिमिलैरिटी हो गई। तो रेशियो बोलना ज़रा क्या बनी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी। हो गया। अच्छा, फिर हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ये क्या बनेगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बताओ, बी सी अपॉन, वेरी गुड, बी डैश सी। चलो यहाँ तक पहले नोट करो, जिनको स्टेप समझ में आ रहे हैं उनके लिए इजी है, समझ नहीं आ रहा उनके लिए मुश्किल है। समझ आ रहा है, हो गया यहाँ तक। अच्छा बताओ, फर्स्ट और सेकंड को जब हमने इक्वेट किया तो ये मेरे पास बन जाएगा, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ वो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। बी पी अपॉन बी डैश पी, बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। बी सी अपॉन बी डैश सी। अच्छा, बी पी की वैल्यू किसके इक्वल है बताओ, बी पी क्या, बी पी माइनस यू है, इसको तो चेंज कर लें, बी पी तो माइनस यू है, और बी डैश पी क्या है, माइनस वी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो इमेज, हाँ प्लस वी आएगा, क्योंकि बी डैश पी तो यहाँ पे है ना, बी डैश पी तो प्लस वी होगा, इक्वल्स टू बी सी कितना है, बी सी कहाँ पे है, ये रहा बी सी, इसको लिख सकते हैं हम सी पी माइनस बी पी, तो इसको लिखो तुम सी पी माइनस बी पी। और बी डैश सी को क्या लिखेंगे, एक मिनट, अब मैं जिससे पूछूंगा वो, तुम बताओ एक नूर, सी डैश पी को क्या लिखेंगे, बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं आप बोलो, उसको कोशिश करने दो यार, वो उसने भी तो देने पेपर्स। बी डैश सी को क्या लिखेंगे बताओ, नहीं बेटे, बी डैश सी को लिखेंगे बी डैश पी प्लस सी पी प्लस सी पी। ये देखो ना, यहाँ पे बी डैश सी है तो इसको लिखेंगे बी डैश पी प्लस सी पी, तो ये हो जाएगा बी डैश पी प्लस सी पी। अब वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे हो गया माइनस यू अपॉन वी, सी पी की वैल्यू क्या है, सी पी की वैल्यू आर की माइनस आर, फिर बेटे गलतियाँ यही तो, माइनस आर, बी पी की वैल्यू, बी पी कहाँ पे, ये रहा बी पी, माइनस यू, क्या वो दिवजोत कोई प्रॉब्लम है, माइनस यू प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या, एक मिनट, माइनस आर को मैं पहले ठीक से लिखूँ, ये गलत लिखा हुआ है, माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा, यू है ना, डिवाइडेड बाय बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या होता है ये, प्लस वी, तो ये हो जाएगा वी। सी पी क्या है, सी पी माइनस आर, वी माइनस आर। करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अपने आप और देखो बनता है कि नहीं बनता। इसमें ना साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान से लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर हल्की सी भी इधर उधर हुई तो आंसर नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। सर एक लेंस फॉर्मूला
हैं? नहीं, करता हूँ, मैं करता हूँ। एक मिनट पता नहीं क्या किया मोड़ को। देखो करता हूँ मैं अभी सॉल्व करता हूँ। देखो ये हो जाएगा माइनस यू अपॉन, यार इनका क्या करें यार ये। क्या प्रॉब्लम है सीजन, क्या प्रॉब्लम है? तुम उड़ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम दोनों इधर आ जाओ चेयर पे, इंडिविजुअली आ जाओ यहाँ पे। माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू, अब ये मेरे को कोई न्यूसेंस नहीं होनी चाहिए। देखो माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू यू माइनस आर अपॉन वी माइनस आर। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू इंटू क्या हो जाएगा, वी माइनस आर इज इक्वल टू वी इंटू यू माइनस आर। अच्छा यहाँ पे आ गया माइनस यू वी प्लस यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, यू वी माइनस वी आर। तो आ तो रहा है, नहीं ये देखो आ तो गया माइनस यू वी, देखो माइनस यू वी प्लस, चुप क्या पढ़ लो क्या, माइनस यू वी प्लस यू आर, माइनस यू वी प्लस यू आर इक्वल टू यू वी माइनस वी आर। अच्छा अब देखो ये इधर चला जाएगा, ये टू यू वी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, यू आर प्लस। अविराज क्या प्रॉब्लम है, इधर ध्यान दो ना बेटा, फिर क्या होगा इक्वल टू ये, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। प्रूव हो गया ये, ठीक है। कनकेव मिरर के लिए दोनों केसेस प्रूव कर दिए हमने। जो मिरर फॉर्मूला वो क्या होता है, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। जो दो ट्राइंगल्स हमने सिमिलर के लेने हैं वो कौन से लेनी है, ए बी पी और ए डैश बी डैश बी, और शिवम दूसरा ए बी सी और ए डैश बी डैश, उससे काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कन्वेक्स की। किसकी बात करते हैं, कन्वेक्स की। कन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस है क्योंकि इसमें तो बनती है हमेशा वर्चुअली मिरर। लिखो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में कोशिश करना अपने आप करने की। मैं डायग्राम बना देता हूँ, रे डायग्राम बस, ठीक है। यहाँ पे मिरर हो गया और ये जो रेज होती है ना, ये प्रिंसिपल एक्सेस, पता लगा यश। अच्छा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी वो इससे पास हो जाएगी, फोकस, ठीक है। और दूसरी जो रे है वो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजनी है। पोल से भी निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजिए तो वो अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस। यहाँ पे इमेज बन गई।
अच्छा, अगर आप पोल से ये ऐसे करते हो तो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसका है ए डैश, और ये है बी डैश, और ये है पोल। करो, अब मैं किसी की भी कॉपी चेक कर लूँगा अभी। ए डैश बी डैश वही सेम ट्राइंगल्स, अपने आप साइन कन्वेंशन लो, आपस में डिस्कस भी नहीं करना, क्योंकि हम तीसरा केस तो अपने आप करें। मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है, जो पीछे करते आ रहे हैं हम। बिल्कुल चुप, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अपना अपना सॉल्व करो। ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं मुझे बताओ, ए बी पी और ए डैश बी डैश बी, दूसरा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। पहले उनको सिमिलर करोगे, फिर रेशियोज लोगे, इक्वेट करोगे। हाँ, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश पी। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, बेटे पीछे में तो वही लिए हैं, बार बार तुम पूछे जा रहे हो। हो गया, करो। करो सॉल्व अपने आप। तो मैं क्या करूँ, तुम दोनों ने मालिक और एक ने देख लिया, वो कह रहा है वो भी तो गया था। गया तो क्लास के बीच में नहीं जाना ना है। करो सॉल्व, सॉल्व किया नहीं, वो थोड़ी किया हमने सॉल्व, पहले सॉल्व कर लेगा तो तू वॉशरूम में ही बैठी हो। सॉल्व कर पहले, पूरा सॉल्व करो, मैंने ये तीसरा प्रोसेस है सॉल्व करना। डिस्टर्ब करते हैं ये। हाँ जी, हो गया प्रूफ, किसी ने तो किया होगा, विभा कर लिया, हो गया। आर्यन बहुत टाइम लग गया। देखो देखो, पहले तो हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो कैसे होगा सिमिलर, ये वाला एंगल तो 90 हो गया, और क्या होगा, एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। ठीक है, फिर रेशियो लेंगे अगर हम, तो रेशियो क्या होगी बताओ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। दूसरा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन, यहाँ तक पहुँचो पहले। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस किया तो क्या होगा, बी पी अपॉन
बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। अच्छा बी पी कितना है? बी पी है माइनस यू, बी पी इज माइनस यू, और बी डैश पी कितना है? वी इज इक्वल टू बी सी। बी सी, बी से लेके सी तक ये होता है बी पी प्लस सी पी। यहाँ पे बन जाएगा बी पी प्लस पी सी लिख दिया इसका, डिवाइडेड बाई बी डैश सी। बी डैश सी क्या है? बी डैश सी क्या बताओ? सी पी माइनस बी डैश पी। सी पी माइनस बी डैश पी, ये हो जाएगा सी पी माइनस बी डैश पी। तो ये हो गया माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू बी पी कितना है? बी पी माइनस यू है ये, माइनस यू, और सी पी कितना है? आर डिवाइडेड बाय आर, और बी डैश पी कितना है? माइनस नहीं बी डैश पी वी है, प्लस वी। तो ये हो गया आर माइनस वी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस यू प्लस आर अपॉन आर माइनस वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल गया। माइनस भी कैसे होगा? माइनस तो पहले ही था, अच्छा उसकी वजह से माइनस पहले ही था। नहीं हाँ, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्रूव हो गया। तो ये आ गया माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू आर माइनस यू अपॉन आर माइनस यू अपॉन आर माइनस वी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस यू इंटू आर माइनस वी इज इक्वल टू वॉट? वी इंटू आर माइनस यू। अच्छा यहाँ पे हो गया माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू वी आर माइनस यू। सॉल्व करोगे तो ये भी वही आ जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला आया? v कौन सा डिस्टेंस होता है? v कौन सा डिस्टेंस होता है? इमेज डिस्टेंस। u कौन सा डिस्टेंस होता है? ऑब्जेक्ट। तुमने मिरर फॉर्मूला प्रूव कर लिया, चले आगे। अब इसके बाद ना नेक्स्ट होता है मैग्नीफिकेशन, मिरर्स की मैग्नीफिकेशन। ये भी तुमने 10th क्लास में स्टडी की थी। कहाँ पे? नहीं प्लस आएगा हैं, सेम ही आता है। मिरर फॉर्मूला चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, सेम ही बनेगा। लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है। लिखो मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो जा रहा है दिव्योत? खुशी चुप क्यों नहीं रह रहे? अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। जो मिरर्स होते हैं ना, एम फॉर मिरर्स, एम फॉर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन उसमें आता है। अच्छा ये जो मैग्नीफिकेशन होती है ना, इसको लेटरल मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हो गया। एक और चीज़, अब देखो इधर, हमारे पास ना एक रिलेशनशिप होता है जो कि हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा। वो क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मान लो इस पूरे रिलेशनशिप को ना आप मल्टीप्लाई कर देते हो v के साथ। जब आपने v के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? ये v अपॉन v प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। लेकिन v अपॉन u क्या होता है? v अपॉन v तो 1 हो गया। v अपॉन u क्या होता है? माइनस m इज इक्वल टू v अपॉन f। तो ये मैग्नीफिकेशन का रिलेशनशिप क्या आ गया? 1 प्लस v अपॉन f। तो अगर कभी क्वेश्चन में m, v और f दिया हो तो उसमें से निकालना हो तो ऐसे निकल जाता है। देखो रिलेशन बिटवीन m, v एंड f। m फॉर आशीष जसवाल, m फॉर
मैंगो. M for magnification. M for magnification. V image distance, U object distance. इसके बेसिस पे वो हमें बोलेंगे कि बताओ कौन सा मिरर लगा हुआ है. कौन सा मिरर लगा हुआ है? हाँ ऐसे होते हैं, वही क्वेश्चन भी करेंगे. जैसे अगर एनलार्ज आया, एनलार्ज आया तो दोनों, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में आता है ना कि इमेज एनलार्ज है तो 100% कनकेव मिरर है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में तो कभी एनलार्ज इमेज बन ही नहीं सकती. हाँ 1 माइनस वी बाई, सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये 1 माइनस वी बाई. ठीक है. अच्छा अब अगर मान लो सेम रिलेशनशिप हमने लिया. सर ऐसे भी तो केस होते हैं जो दोनों में होते हैं, छोटी यूनिट के. हाँ वो भी होगा, करेंगे क्वेश्चन पता लगेगा. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/. अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? u से. ये उठो वहाँ से, अपना उठाना ही पड़ेगा मेरे को. खुशी उठो, यहाँ पे आओ. उठाना ही पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. सेकंड उसमें बेंच पे बैठो. और अगला नंबर पार्थ तेरा है या फिर दिव्योत आपका? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब किससे मल्टीप्लाई करना है? लिखो मल्टीप्लाइंग बाय u. मल्टीप्लाइंग बाय u. तो जब u से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा u अपॉन v प्लस u अपॉन u इज इक्वल टू u अपॉन f. u अपॉन v क्या होता है? -1/m प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया? u अपॉन f आ गया. तो ये हो गया 1 माइनस u अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन m. तो यहाँ से आ गया f माइनस u अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन m. तो m की वैल्यू हो गई m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u. ये मैग्निफिकेशन आ गया. f फोकल लेंथ है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. ठीक है, तीनों केसेस कर लिया. मिरर फॉर्मूला बोलो, क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. कनकेव मिरर की जो हमने रे डायग्राम्स बनाए हैं, जब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, जब जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्टेड रे किससे पास होती है? फोकस. और जब तुम्हारी इंसिडेंट रे फोकस से पास करे तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, तो पहले नोट कर लो. मनी बाहर जाना है क्लास से अब हैं? मनी इधर ही आ जाओ, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, तो आराम से देखने वाले, कोई टेंशन ही नहीं है, दिखे ना दिखे हमने क्या करना है. कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, लो करो नोट. बोल रहा है अब तू कि अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है मुझे. पूछना पड़ता है ना तेरे से, क्योंकि तुझे ही पता है जब तू बोलता है. करो नोट इसको. हाँ बिल्कुल, मतलब 1.5 टाइम्स की फोकल लेंथ. पार्थ आगे आ जा तू भी अब. कोई पढ़ता भी नहीं, फिर चुप करके बोलो. ये नहीं ना किया, ये करो.
हो गया? सर प्रिंसिपल एक्सिस का कौन सा फॉर्म? नहीं, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, HO है। प्रिंसिपल एक्सिस का फोकल लेंथ कर रेडियस ऑफ कर्वेचर से कर उसकी पहले ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। अभी नहीं उसको ट्राई करने के लिए वही तो चाहिए। पहले तो तुम्हारे पास मिरर फॉर्मूला लगेगा इसमें। मिरर फॉर्मूला है तो वो भी चाहिए ना। वहाँ से तुम v की वैल्यू निकालोगे, फिर हाइट ऑफ इमेज वन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल माइनस v वन यू करोगे। वो फोकल लेंथ ही रखेंगे वैसे। यहाँ में पढ़ लो, क्वेश्चन तो हो गया, सॉल्व करो इसको। हो गया कुछ ही, आंसर आ गया इसका। v कितना आ रहा है? चलो चलो सॉल्व करें हम, ध्यान से देखो। मनी आप देख लो, कोई खुद तो सॉल्व करना नहीं तो आप तो करना पड़ेगा ना। देखो, ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, पहले लिखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2.5 सेंटीमीटर, इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 f फ्रॉम ए कनकेव मिरर। मतलब u की वैल्यू कितनी है? -1 क्या प्रॉब्लम हो गई है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों पीछे देख रहे हो? तो इसलिए आप देख रहे हो उनको, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.f फ्रॉम ए कनकेव मिरर, u इज इक्वल टू -1.f। हाँ ठीक है, ठीक है। Where f is the magnitude of the focal length of the image, the length of the object is perpendicular to the principal axis. Find the length of the image। मतलब आपने हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अब हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये लगाया 1/v। यार क्या प्रॉब्लम है? ऐसे तो मैं करा नहीं सकता काम। क्या प्रॉब्लम है? इग्नोर तेरे को। -1/1.5 f इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से निकालो 1/v। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/, मैं ना उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, कुछ स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट क्लास से नहीं आना। मैं भी क्लास से बाहर निकालूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं डाल दूंगा ग्रुप में, वो नेक्स्ट क्लास से नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो 1/f प्लस 1/1.5f। तो ये हो गया मेरे पास 1/v इज इक्वल टू, ये मैंने नीचे एलसीएम कितना आ गया 1.5f, तो ऊपर कितना आ गया? यहाँ पे f था ना, तो एलसीएम लो तो ये कितना बन गया 1.5 प्लस साथ में क्या आ गया 1। तो v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू हो गई 1.5f अपॉन 2.5। तो ये हो गया, ये कितना v की वैल्यू कितनी आई? 3f अपॉन ये 5 भी तो है नीचे, 5 से 15। क्यों? हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। हाँ ये एक मिनट, मैंने ये गलत कर दिया। 1/f माइनस 1/1.f। एक मिनट, देखो 1/v प्लस u कितना है हमारे पास? -1.5f है u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेते हम हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो ये तो साइन कन्वेंशन तो डालनी थी। -1/1.5f इज इक्वल टू क्या होगा? 1/f। अब क्योंकि कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा, तो ये आएगा मेरे पास 1/v इज इक्वल टू 1/1.5f और -1/f। यहाँ से निकालो 1/v इक्वल्स टू कितना? 1/v इक्वल्स टू कितना बताओ? कितनी? ये वैल्यू कितनी आ रही है?
ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे? एफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पोल के लेफ्ट साइड पे होता है तो उसको नेगेटिव लेना होता है। पोल के लेफ्ट साइड पे सब कुछ क्या होता है, पोल के राइट साइड पे क्या होता है, तो साइन कन्वेंशन तो डालने पड़ते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, एफ माइनस 1.5 एफ डिवाइडेड बाय 1.5 1.5 एफ। एलसीएम नहीं लेना था ना, तो 1.5 एफ एलसीएम तो यही होगा। ये कितना आ गया, -0.5 एफ अपॉन 1.5 एफ। एफ से एफ क्या हो गया, कैंसिल। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये आ गई। एफ तो नहीं आ रहा साथ में, आएगा हाँ, एफ स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एफ, ये v कितना आ गया, 3f -3f। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई निकालना है हमने। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2.5 इक्वल्स टू -v अपॉन u। v कितना है, +3f हो गया। u कितना है, u कितना है, -1.5f कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। तो एच आई की वैल्यू कितनी आ गई, -2 इंटू 2.5, ये कितनी आ गई, इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आई मैग्नीफिकेशन। साइन कन्वेंशन तो तुम हमेशा सभी में डालोगे तभी बात बनेगी। ठीक है, v इज इक्वल टू -3f, v इक्वल टू -3f भी पता लग गया। अब लिखो एक ना ये पता लग गया मैग्नीफिकेशन के कैसे क्वेश्चन आते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/। एक ना बेटे रेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं पैर एक्सियल रेज। लिखो पैर एक्सियल रेज, पैर एक्सियल रेज। ये पैर एक्सियल रेज वो होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं। देखो द रेज विच आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, the rays which are closer to the principal axis are known as, the rays which are closer to the principal axis are known as paraxial rays। अच्छा फिर उसके बाद the rays which are closer to the principal axis are known as paraxial rays। पैरेलल। अच्छा भाई एक बात बताओ, ये मेरे पास ना ये फर्स्ट रे बताई मैंने, ये सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड में से पैर एक्सियल कौन सी है, सेकंड वाली जो है वो पैर एक्सियल है। ये डायग्राम बना लो, साथ में लिख लो सेकंड रे इज द पैर एक्सियल रे। पैर एक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पास मतलब ये सेकंड भी है फर्स्ट भी है। सेकंड जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोजर होएगी ना वो बहुत अच्छे से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं, रिजल्ट्स बहुत प्रॉपर देती हैं इसीलिए। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो पैर एक्सियल रेज are closer to the principal axis, so they give better results, as compared to the marginal rays। इनको marginal rays बोलते हैं, जो दूर होती हैं वो marginal rays हैं, as compared to the marginal rays। एरर होता है
वो पता है क्या, मिरर के दूर होती है ना तो कभी फोकस के थोड़ा सा आगे चली जाती है, कभी फोकस के पीछे, इसलिए रिफ्लेक्ट तो करती है एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेज। समझ आया? फिर लिखो क्वेश्चन एक, लिखो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if an object is placed at 20 centimeter, if an object is placed at 20 centimeter from the convex mirror, from the convex mirror of focal length, from the convex mirror of focal length 50 centimeter, of focal length 50 centimeter, find the height of the image, find the height of the image if height of the object is, if height of the object is 6 centimeter. If height of the object is 6 centimeter. If height of the object is 6 centimeter. करो सॉल्व। मुझे निकालना पड़ेगा, माइनस वी अपॉन यू से निकालो। करो। ये तो 14.4 बता रहे हैं। चलो सॉल्व करता हूँ। देखो 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या दिया हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? f प्लस 50, तो ये हो गया 1/50। कनकेव है कन्वेक्स है? अच्छा ठीक है, आगे u कितना? -20, मतलब -1/20 हो गया। तो यहाँ से आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/50। तो v कितना आ गया? 70 पॉइंट 70/1000। सॉल्व कर रहा हूँ मैं अभी। v इज इक्वल टू कितना आ गया? ये इसको काटो, 0.07 हो गया, 0.07 सेंटीमीटर है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो v इज इक्वल टू ये 1/v है, तो v हो गया 100/7, तो ये हो गया 7/7 14.2। चलो 14.3 ले लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -v/u, विच इज इक्वल टू -v/u कितना? -14.3। और u कितना है? u 6 सेंटीमीटर है, -20। तो ये कैंसिल हो गया। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14.3/20। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये गलत आ रहा है क्योंकि कन्वेक्स मिरर की हाइट तो नेगेटिव आनी चाहिए ना, कम आनी चाहिए। नहीं मतलब हाइट की वैल्यू कम आनी चाहिए ना। कितनी आ रही है?
ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? अच्छा हाँ ठीक है, फिर ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होनी चाहिए। अगर 4.3 आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में तो ऐसे ही होता है ना। समझ आया? ठीक है। रिफ्लेक्शन का पार्ट ये यहाँ पे ना, रिफ्लेक्शन का पार्ट एक तो होता है रिफ्लेक्शन में पहले कौन से मिरर होते हैं? प्लेन मिरर। दूसरे कौन से होते हैं? कनकेव। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में दो होते हैं, कौन कौन से? कनकेव और कन्वेक्स। नेक्स्ट टाइम हम रिफ्रैक्शन का पार्ट करेंगे। पहले गर्ल्स जाएंगे फिर बॉयज जाएंगे।